हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हमने अब तक डिस्कस किया है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और कौन कौन से रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं। अगर आप हमारा लास्ट लेक्चर देखोगे तो उस लेक्चर पे हमने ये डिस्कस किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से वेरी करता है और कौन कौन सी रेट के अकॉर्डिंगली किस किस तरह की रिएक्शन होती है। तो ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जो बहुत फास्ट चलती हैं, ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जो बहुत स्लो चलती हैं। लेकिन इस साल हमारे सिलेबस में जो कवर किया गया है वो सिर्फ ये है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो मॉडरेट स्पीड से चलती है। तो मॉडरेट स्पीड वाली रिएक्शंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे बेटा। क्लियर है? तो कवर किया था हमने लास्ट चैप्टर लास्ट लेक्चर में बेटा। क्लियर है? अब उससे बाद में हमने पढ़ा था कि किस किस तरह के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं। तो हमने दो तरह के रेट ऑफ रिएक्शन पढ़े थे, एक था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड द सेकंड वन वाज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और उनके हमने ग्राफ भी चेक किए थे बेटा कि ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, विच इफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और किसका लेक्चर है? केमिकल काइनेटिक्स का। तो आज का लेक्चर रहेगा हमारा फैक्टर्स affecting rate of reaction। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर जिनका प्रभाव पड़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन जिनके कारण इफेक्ट हो जाता है बेटा। क्लियर है केस? अब देखो इसमें हम जो फैक्टर डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके बेटा। पहले आता है कंसंट्रेशन। The first one is concentration of reactant। reactants की concentration के बारे में बात करेंगे। दूसरा हम चेक करेंगे बेटा यहां पे टेम्परेचर। तीसरा हम चेक करेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। फोर्थ डी हम चेक करेंगे यहां पे सरफेस एरिया। ई फिफ्थ हम चेक करेंगे कैटलिस्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। एंड एफ हम चेक करेंगे सनलाइट, इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पे हम वो भी इफेक्ट चेक करेंगे। तो देखो बेटा यहां पे हमारे पास 6 फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को वो तेज भी कर सकते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को वो स्लो भी कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके हम इन सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और ये चेक करेंगे कि किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं बेटा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो फर्स्ट है हमारे पास दैट इज कंसंट्रेशन। फर्स्ट जो दे रखा है बेटा दैट इज कंसंट्रेशन। इफ टॉक अबाउट कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन के केस के अंदर बेटा हम कहते हैं हायर द कंसंट्रेशन, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, हायर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। कहते हैं जितनी कंसंट्रेशन टर्म ज्यादा होगी बेटा, जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी किसी भी रिएक्टेंट की, उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होता है, उतना ही ज्यादा होता है। अगर हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ना तो बात हमें थोड़ी सी हजम नहीं होती या समझ नहीं आती। लेकिन मैं अगर आपको दूसरा एग्जांपल दूं तो होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट की क्या केस है बेटा यहाँ पे। तो देखो क्या कहता हूं बेटा, मैं कहता हूं यहाँ पे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज वेरी वेरी हाई। इसका मतलब क्या है? आप सबको पता है कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो कितने परसेंट है बेटा? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इट इज 20.95% ऑफ ऑक्सीजन है बेटा। क्लियर है? इफ वी इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, अगर मैं एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज को इंक्रीज कर देता हूं
तो व्हाट विल हैपन, लेट इट बी कि दिस परसेंटेज इंक्रीज टू 50% ऑफ ऑक्सीजन हो जाए बेटा। अगर एटमॉस्फेयर में 50% ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाती है, सारी गैसेस के कंपैरिजन में 50% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो व्हाट विल हैपन ओवर देयर, कोई भी रिएक्शन होगी बेटा कंबस्शन की, किसी भी तरह की रिएक्शन विल अकर फास्ट, रिएक्शन जो है बेटा बहुत फास्ट होगी और कंबस्शन की प्रोसेस को एक्टिवेशन एनर्जी की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसंट्रेशन बढ़ा दी हमने एटमॉस्फेयर में किसकी बेटा, O2 की, तो अगर कहीं पे भी थोड़ी सी भी फ्रैक्शन हुई बेटा, उस फ्रैक्शन के केस के अंदर वहां पे आग लग जाएगी। तो क्या किया, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस फ्रॉम 21% टू 51% और 50% तक हमने इंक्रीज किया बेटा। और जब 50% तक इंक्रीज की कंसंट्रेशन, तो हमें पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन तो बहुत फास्ट हो गया। अब जैसे कई बार आप क्या करते हो बेटा कि आप गैस चलाते हो, गैस ऑन करते हो और लाइटर को लाइट करते रहते हो, प्रेस करते रहते हो और गैस 2-3 बार में ऑन नहीं होती। अगर 50% कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की हो जाए बेटा, तो वो हो सकता है कि थोड़ी सी फ्रिक्शन हुई, आपने थोड़ी सी फ्रिक्शन की और साथ के साथ आग लग जाए वहां पे। ऐसा ही हो सकता है बेटा, आप स्किट करो कहीं पे जाके, आप भाग रहे हो और आपने स्किट कर दिया और वहां पे आप इग्निशन हो गया बेटा थोड़ा सा, तो वहां पे भी आग लग जाएगी। इन द सेम मैनर आप कार को स्टार्ट करते हो, आप बाइक को स्टार्ट करते हो, तो वहां पे आपको इग्निशन मिलता है बेटा। अब उस इग्निशन के कारण अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज इतना मिल जाए, देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी वेरी फास्ट। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा बहुत फास्ट होगा बेटा। उस केस में आप सोच नहीं सकते कितना फास्ट हो जाएगा, सिर्फ कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के साथ साथ। सिर्फ आपने क्या किया बेटा, कंसंट्रेशन इंक्रीज की है। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल दूंगा, देखो ये एग्जांपल बुक्स में लिखे होते हैं ऐसे बेटा, आपको इसका एक और एग्जांपल दूंगा। दिस इज एग्जांपल ऑफ फर्स्ट टॉपिक बेटा। अब जो दूसरा एग्जांपल दूंगा यहां पे, दैट इज द एग्जांपल ऑफ पेट्रोल। लेट इट बी अ पेट्रोल। पेट्रोल लिया बेटा मैंने और क्या किया, पेट्रोल को जमीन पे स्कैटर्ड कर दिया बेटा। आई स्कैटर्ड दैट पेट्रोल इन द फ्लोर किया, ठीक है बेटा। जब मैंने उस पेट्रोल को जमीन पे स्कैटर्ड किया और आपने क्या किया, मैच से लिया उसमें आग लगा दी। जैसे ही आप आग लगाओगे, द फ्लेम विल बी वेरी हाई। उनकी जो फ्लेम की हाइट होगी बेटा, वो बहुत ज्यादा हाई होगी, बिकॉज द कंसेंट्रेशन ऑफ पेट्रोल इन द इनिशियल स्टेज इज वेरी वेरी हाई। और जैसे जैसे आग जल रही है, वो पेट्रोल का अमाउंट कम हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप देखोगे कि फ्लेम की जो हाइट होगी, दैट विल डिक्रीज ग्रेजुअली, वो डिक्रीज होती चली जाएगी, बिकॉज द कंसेंट्रेशन ऑफ द पेट्रोल डिक्रीजेस। तो यही केस आता है बेटा यहां पे कि अगर आप किसी भी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को बढ़ाओगे, अगर आप किसी भी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। चाहे कंसेंट्रेशन बढ़ाओ, चाहे आप प्रेशर बढ़ाओ, कुछ भी बढ़ाओ बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन विल डेफिनेटली इंक्रीजेस। तो ये दो एग्जांपल से आई होप इट इज क्लियर कि हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। याद रखना बेटा। अब इसके बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि इनिशियली जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बेटा, वो ज्यादा होता है, क्योंकि कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इनिशियली ज्यादा होती है। और जैसे 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 टाइम निकलता है, जैसे हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे, जैसे जैसे टाइम निकलता है, कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कम होती चली जाती है, और जितनी कम होती चली जाती है, उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता चला जाता है। आपने एक चीज नोटिस की होगी बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज व्हाई वी हैव टेकन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन दैट केस बेटा, कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू देता है कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन इन दिस कोर्स ऑफ पीरियड। इस पीरियड के अंदर कितना रेट ऑफ रिएक्शन था, हम एक आइडिया लगा लेते हैं बेटा वहां से। तो इस तरीके से बेटा कंसंट्रेशन जो होती है किसी भी रेट को इफेक्ट कर सकती है। इफ द कंसंट्रेशन इज लोअर, द रेट विल बी लोअर, इफ द कंसंट्रेशन इज हायर, द रेट विल बी हायर बेटा। क्लियर। अब चलो बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है बी, टेम्परेचर। डन। इफ यू टॉक अबाउट द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर की बात करें बेटा, तो यहां पे तो बड़ा ही क्लियर केस आता है। देखो, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड
जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। ठीक है बेटा, इसमें एक और बात है जो आप नोट करके लिख सकते हो बेटा, क्या? विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन increases the rate of reaction double और ट्रिपल। ठीक है बेटा, ये आपको पॉइंट याद रखना है। किसी भी रिएक्शन का अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देते हो तो उस रिएक्शन का रेट या तो डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा। और बहुत ज्यादा ये देखा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल ज्यादा होता है बेटा। ट्रिपल भी होता है कई केसेस के अंदर, लेकिन वो बहुत कम होते हैं केसेस। ज्यादातर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डबल हो जाता है। अब हम सोचते हैं कई बार यार रेट ऑफ रिएक्शन डबल क्यों होगा, वो भी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। तो इसका जवाब मैं आपको दूंगा डिटेल में एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के एंड में जाके टॉपिक है वहां पे दूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं यहाँ पे कि क्यों होता है। हम कहते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी क्या करती है मॉलिक्यूल्स की बेटा? दैट इंक्रीजेस, and due to which number of effective collision increased। क्या होता है बेटा? टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट बढ़ जाती है, और जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगा। पहले मॉलिक्यूल कोलाइड तो कर रहे थे आपस में, लेकिन वो इस प्रेशर से कोलाइड नहीं कर रहे थे कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया बेटा वहां पे, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वो इतने इफेक्टिवली कोलाइड करने लग गए कि कोलाइड करके ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग गए बेटा। तो हम कहते हैं कि उस केस के अंदर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर जब आप करते हो किसी भी रिएक्शन का, ये हमने एक्सपेरिमेंटली नोट किया है कि हम किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर को अगर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देते हैं तो उस रिएक्शन का जो रेट होता है बेटा वो डबल या ट्रिपल तक इंक्रीज हो जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना है कि 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है किसी भी रिएक्शन का वो डबल या ट्रिपल हो जाता है। और क्यों जाता है? बिकॉज नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज करते हैं उस केस के अंदर तो होता है। और इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं? जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अगर किन्हीं दो रिएक्टेंट्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होगा बेटा, देन द रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, अदरवाइज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। नॉर्मल कोलिजन से रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, उसके लिए इफेक्टिव कोलिजन का होना बहुत जरूरी है। डन बेटा, क्लियर है? तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था इस केस में। नाउ विल चेक थर्ड पॉइंट। देखो बेटा, नाउ विल टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट। सी इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? क्लियर है? देखो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की बात करें
तो इस केस में हम ये चेक करते हैं कि रिएक्टेंट किस तरीके से है। ठीक है, पहला केस देखो, आप रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट को चेक कर लो। आपको पता है जनरली अगर बात करें हम लोग तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन स्टेट आती है बेटा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में रेट ऑफ रिएक्शन जनरली मिनिमम होता है बेटा। लिक्विड में रेट ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा दोनों के बीच में, और गैस में रेट ऑफ रिएक्शन वेरी फास्ट होगा बेटा। वहां पे क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। इसका आपको एक अच्छा एग्जांपल दूंगा बेटा मैं। हम क्या कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की जब बात करें तो हम कहते हैं कि अगर सपोज करो कि किसी बंदे को पेन हो रहा है बेटा, और वो माइल्ड सा पेन है, तो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर क्या कहेगा, एक दवाई ले लो, एक टैबलेट ले लो। वो ब्रूफेन दे देगा या कोई भी पेन किलर दे देगा। पेन किलर देगा जब, तो बंदा जाके पेन किलर खाएगा बेटा। खाने के हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद जब वो मेडिसिन, वो टैबलेट डिसॉल्व होगी, देन उस बंदे को रिलीफ मिलना शुरू होगा आफ्टर 1 आवर। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कितना टाइम लगा वहां पे, 1 आवर का टाइम लग गया बेटा, पूरा 1 घंटे का टाइम लग गया वहां पे, देख लो। अब उसी बात को अगर हम चेंज करें, उसी बात को हम आगे बढ़ाएं बेटा, तो हम क्या कहेंगे, देखो अगर रेट ऑफ रिएक्शन को 1 घंटा लग गया वहां पे उस केस के अंदर, ठीक है, तो हमने क्या किया कि उसी सेम पेशेंट को हमने लिक्विड मतलब इंजेक्शन दे दिया। अब इंजेक्शन हम इंट्रावेनियसली दे सकते हैं बेटा, तो इंट्रावेनियस जब इंजेक्शन दिया उसे, तो क्या हुआ, उसको दर्द में रिलीफ मिलने में बेटा 1 आवर से घट के टाइम 15 मिनट्स का हो गया, कि 15 मिनट के अंदर क्या हो गया बेटा, उसको रिलीफ मिल गया पेन से। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे ज्यादा है। यहां पे डिसॉल्व होने के लिए, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए कोई टाइम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ क्या था, वो लिक्विड स्टेट में डायरेक्टली डाला हमने उसको ब्लड के अंदर बेटा, और क्या हो गया, उसको धीरे धीरे करके जब तक वो पहुंचा जगह पे जहां पे पेन हो रहा है, और वहां पे जाके बेटा उसने क्या कर दिया, हील करना शुरू कर दिया उसको। एंड थर्ड, इफ दैट सब्सटेंस इज इन गैसियस स्टेट, अगर वो सब्सटेंस गैसियस स्टेट में होता है, फिर तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा, और हो सकता है विद इन 2 और 3 मिनट्स और विद इन 5 मिनट्स उस पेशेंट को रिलीफ मिल जाए बेटा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि गैसेस जो होती हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो दे कैन इजिली ट्रेवल, दे कैन इजिली मूव। ठीक है, जब वो मूव करेंगे बेटा तो क्या होगा, रिलीफ भी उतना ही जल्दी मिल जाएगा। अगर हम ब्लड को इंजेक्ट करेंगे, वो कहां करेंगे बेटा, ब्लड इंजेक्शन को अगर हम इंजेक्शन देंगे तो ब्लड के अंदर देंगे। अगर हमें ऑक्सीजन देनी है तो वी हैव टू सप्लाई ऑक्सीजन डायरेक्टली थ्रू द नोज बेटा, एंड दैट ऑक्सीजन विल डायरेक्टली गो टू द लंग्स बेटा। वो गैस कहां जाएगी, लंग्स में जाएगी, जहां पे ब्लड एक्सचेंज होता है बेटा, और वहां से एक्सचेंज होकर बेटा जल्दी से वो ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी चली जाएगी, और जहां पे पेन के रिसेप्टर ऑन होंगे वहां पे उस गैस के मॉलिक्यूल को कैप्चर कर लिया जाएगा और दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, और फिर पेन क्या हो जाएगा बेटा, आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, उस पेशेंट को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम कहते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात है कि किस तरीके से नेचर ऑफ रिएक्टेंट फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। फिजिकल स्टेट किस तरीके की है उस पर डिपेंड करता है कि क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैंने बता दिया, सॉलिड स्टेट में मिनिमम, और लिक्विड स्टेट में इंटरमीडिएट, और गैसियस स्टेट में फास्टेस्ट होगा बेटा। ये तब बात कर सकते हैं हम जब किसी एक सब्सटेंस की बात करें, माइंड इट, ये बात तब करेंगे जब किसी एक सब्सटेंस की बात करें। हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर मैं कह दूं बेटा यहाँ पे कि मेरे पास लेट इट बी आई हैव अ मैग्नीशियम मेटल इन अ सॉलिड स्टेट, तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। आई हैव अ मैग्नीशियम मेटल इन अ पाउडर्ड स्टेट, दैट विल हैव अ हायर रिएक्टिविटी। आई हैव अ मैग्नीशियम मेटल इन अ वेपर स्टेट, दैट विल हाईएस्ट रिएक्टिविटी बेटा। क्लियर है केस? तो वो एक ही चीज की आप बात करनी पड़ेगी, देन यू कैन इजिली टेल द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बेटा। अब देखो इसी में दूसरी बात, अगर अब मैं केमिकल की बात करूं यहाँ पे कि केमिकली क्या फर्क पड़ता है बेटा, तो केमिकल की बात करें तो केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो 2 रिएक्शन मैं आपको लिखता हूं। एक होती है NO प्लस O2 विल गिव यू NO2,
2NO2 बेटा इस तरीके से शो कर सकते हो। क्लियर? दिस इज वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, ये फास्ट रिएक्शन है। इसी तरीके से एक होती है O2, दिस विल गिव यू CO2, ये आ गया बेटा। एंड दिस रिएक्शन इज स्लो रिएक्शन। अब देखो जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो फास्ट रिएक्शन है, ठीक है, और जो नीचे वाली रिएक्शन है CO वाली बेटा, दैट इज अ स्लोअर रिएक्शन। एक रिएक्शन फास्ट है और दूसरी हमारे पास क्या है, स्लोअर है। इट इज ऑल ड्यू टू द नेचर ऑफ CO एंड NO। NO जो बेटा यहां पे शो कर रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट नाइट्रिक ऑक्साइड इज अनस्टेबल ओवर हियर। वो क्या है बेटा, यहां पे अनस्टेबल है, दैट इज अनस्टेबल। और बीइंग अनस्टेबल क्या होगा, वो जल्दी से रिएक्ट करेगी और NO2 स्टेबल वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। बट इन केस ऑफ दिस CO के केस में बेटा क्या होगा, इट इज हाईली स्टेबल, ये स्टेबल है मॉलिक्यूल, और स्टेबल होने के कारण क्या होगा बेटा, ये बहुत स्लोली O2 से रिएक्ट करेगा एंड इट विल गिव यू CO2 गैस। वो बहुत लेट या बहुत आराम से CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा। तो टोटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट, किस तरीके का रिएक्टेंट आपने कंसीडर किया हुआ है। जिस तरीके का रिएक्टेंट कंसीडर करेंगे उस तरीके से ही आपको रेट ऑफ रिएक्शन भी मिल जाता है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन दिस केस बेटा। अब देखो बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, डी, दैट इज सरफेस एरिया। इफ यू टॉक अबाउट द सरफेस एरिया, तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है बेटा हर एक केस में, हायर द सरफेस एरिया और लार्जर द सरफेस एरिया, हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा बेटा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। क्लियर है? अब इसका एग्जांपल देना हो हमें, तो देखो इसमें क्या कहेंगे बेटा हम लोग, आप वुड के लॉग ले लो, मतलब लॉग्स ऑफ वुड, ठीक है बेटा। आप लॉग्स ऑफ वुड मतलब वुड की बड़े बड़े काट के बेटा तने काट लो पूरा, और लॉग ले लो पूरा, मतलब एक पूरा पीस ले लो, जैसे ये है हमारे पास, मार्कर ले लो, इसको आप ले लो, दिस इज लॉग ऑफ वुड बेटा, वुड्स लॉग है, लुक का वुड का तना ले लिया, कंसिडर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको आग लगाना शुरू करेंगे। तो द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो। आप एक माचिस की तिली, दो माचिस की तिली, तीन माचिस की तिली आप लगाओगे तब जाके कहीं आग लगना शुरू होगी बेटा। शायद आप कर लो, मोमबत्ती जला लो, फिर इसको जलाना शुरू करो, डन। लेकिन अगर इसमें आपको जल्दी से आग लगानी है तो हो सकता है कई बार हम पेट्रोल डाल देते हैं, डीजल डाल देते हैं, केरोसिन ऑयल भी यूज कर लेते हैं, उसकी हेल्प से भी आग लग जाती है। लेकिन अगर मैं इसी वुड को क्रश करके बेटा बहुत हल्की लेयर के अंदर कन्वर्ट कर दूं, आपने देखा होगा जहां पे रंधे लगते हैं बेटा, जहां पे वुड कारपेंटर के पास बेटा जो काम करता है कारपेंटर, ठीक है, उसका वुड जाके देखो तो वहां पे वुड की काफी सारी वेस्ट वुड पड़ी होती है नीचे, और अगर आप उसी लॉग को घिस के बेटा कन्वर्ट कर दोगे तो वो काफी सारी जगह घेर लेगी। और व्हेन यू स्टार्ट बर्निंग दैट पर्टिकुलर पीसेस ऑफ वुड, तो वो उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। तो हम क्या कहते हैं, जब आप वुड लॉग्स को बर्न करोगे या वुड के पीसेस को बर्न करोगे तो इट विल हैव हायर सरफेस एरिया, एंड ड्यू टू दैट हायर सरफेस एरिया द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हायर, वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा बेटा। क्लियर है? चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, और लेमैन वाला एग्जांपल दूंगा, हंसना मत, ठीक है? क्लियर बेटा? तो देखो लेमैन वाला एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग। सपोज करो पिज्जा ऑर्डर किया है बेटा 4 दोस्तों ने, ठीक है, और पिज्जा वो ऑर्डर किया उन्होंने मिनिमम साइज, इतने वाला, डन। अब इतने वाले पिज्जा ऑर्डर किया है, 4 दोस्त हैं, अब उसके 4 स्लाइस होंगे बेटा, वहां पे लगा लो आपके पास 6 दोस्त और आ गए, तो व्हाट विल हैपन, तो आप वो 4 जो दोस्त थे वो उसको शेयर नहीं करेंगे, तो वहां पे खींचातानी हो जाएगी। खींचातानी के कारण क्या होगा बेटा, किसी को मिलेगा, किसी को पिज्जा नहीं मिलेगा, बिकॉज द साइज ऑफ पिज्जा इज वेरी वेरी स्मॉल। बट और कई लोग तो ऐसे छोड़ने का, छोड़ यार छोटा सा पिज्जा है, हमें क्या खाना, मिलेगा तो है नहीं, ठीक है, और थोड़ा सा इससे में आएगा क्या फायदा। अब उसी जगह की जगह आप बड़ा पिज्जा ऑर्डर करो बेटा, और 6 फ्रेंड बढ़ रहे हैं तो वो देखते हैं इतना बड़ा पिज्जा साले अकेले खा रहे हैं, ऐसे बोलेंगे बेटा वो लोग, और आप क्या करोगे, फिर
छीनोगे इसको और खा लोगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, सिर्फ साइज देख के, सरफेस एरिया देख के ही बढ़ गया। इतना बड़ा पिज्जा अकेले कैसे खा लेंगे, हम भी हेल्प करेंगे खिलाने में। तो वो केस आता है बेटा वहां पे। और इस तरीके से आप कहते हो कि सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करता है उस केस के अंदर बेटा। क्लियर है? तो ये आपका पॉइंट था, पॉइंट नंबर डी। नाउ विल टॉक अबाउट कैटलिस्ट, पॉइंट नंबर ई बेटा। टॉक अबाउट कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट के केस में देखो क्या करेंगे बेटा हम लोग, हम कहते हैं यहां पे कि कैटलिस्ट, अ कैटलिस्ट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन just by decreasing activation energy or just by decreasing activation energy or giving another path टू द रिएक्शन। या तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी बेटा उसकी, या क्या करेगा, उसको कोई दूसरा पाथ दे देगा रिएक्शन के अंदर। डायरेक्ट क्लियर केस। तो मैं इसका डायग्राम शो करता हूं आपको, 2 मिनट आप रुको बेटा, और जितने पॉइंट कवर कर चुके हैं बेटा उनको भी रब कर देता हूं मैं, ताकि हमें बोर्ड और मिल जाए लिखने के लिए। ये हो गया बेटा, क्लियर है? कैटलिस्ट और सनलाइट है, भी कर रहा हूं मैं, आप याद रखना, कैटलिस्ट और सनलाइट आपने लिखा हुआ पहले। क्लियर है? ये आ गया केस। अब देखो बेटा बात करते हैं हम लोग, यहां पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ, एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये एनर्जी है बेटा, वो क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो दिस इज नोन एज ई आर, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। This is EP, energy of product, and this whole energy is known as ETH, इसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। एंड ये इस पॉइंट से लेके फ्रॉम टॉप तक बेटा जो एनर्जी है उसको बोलते हैं EAC, और ये होती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है बेटा? तो ये जो रिएक्शन चल रही है बेटा, यहां पे कोई भी रिएक्शन हम मान लें, यहां पे जो यहां पे इस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है, वो रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट है। अभी दिस इज विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट है बेटा रिएक्शन। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इसी रिएक्शन को विद कैटलिस्ट शो कर देता हूं ना। ये देखो बेटा, अब विद कैटलिस्ट क्या हुआ, ये वाला केस जो है बेटा इतना, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी EAC, एक्टिवेशन एनर्जी बेटा ये है। और ये जो बेटा ग्रीन वाली लाइन है,
here with catalyst, with कैटलिस्ट के साथ में है। तो अगर आप किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना चाहते हो तो आप कैटलिस्ट को ऐड कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना बेटा कि कैटलिस्ट जो होता है कैटलिस्ट डज नॉट स्टार्ट any reaction if it is not spontaneous। ये स्पीड को फास्ट कर सकता है बट किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता। याद रखना, इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कैन इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, बट कांट स्टार्ट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को शुरू नहीं कर सकता। कोई रिएक्शन अगर पहले से बहुत स्लो चल रही है तो उसको फास्ट कर सकता है, लेकिन अगर कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही है तो उसको स्टार्ट नहीं कर सकता। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इट कैटलिस्ट जो होता है किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को शुरू नहीं कर सकता है, ठीक है, सिर्फ कोई रिएक्शन स्लो चलती है तो उसको तेज कर सकता है। सेकेंड पॉइंट बेटा देखो इसमें, इट डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं शो करता बेटा। इट डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो पार्टिसिपेशन नहीं शो करता है। वो क्या करता है, इन्वॉल्व करता है और एंड में एज इट इज निकल जाता है। कैटलिस्ट कभी भी पार्टिसिपेशन शो नहीं करते। जितना कैटलिस्ट स्टार्टिंग में डालोगे किसी रिएक्शन के अंदर उतना ही कैटलिस्ट आप एट द एंड ऑफ द रिएक्शन रिकवर कर सकते हो बेटा। तो आप क्या करना है कि ये कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता बेटा। इसके बारे में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर है कैटलिस्ट, इस चैप्टर में ही कैटलिस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको बता रहा हूं मेन पॉइंट है कैटलिस्ट के। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो कैटलिस्ट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एक कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है, डेफिनेटली इंक्रीज कर सकता है बेटा। क्लियर है? तो वो केस हम यहाँ पे शो करते हैं और इस तरीके से शो करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है बेटा। अब देखो हमारे पास ई एफ पॉइंट, एफ था सनलाइट, ठीक है बेटा। सनलाइट की बात करें तो हम क्या कहेंगे, देखो यहां पे हम कहेंगे सम रिएक्शन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कुछ रिएक्शन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है, ठीक है ना। सम रिएक्शन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सच रिएक्शंस आर नोन एज फोटो केमिकल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कह देते हैं बेटा। सच रिएक्शंस आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन बेटा। क्या होती है? फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। अब देखो बेटा एग्जांपल ले तो हम लोग H2 गैस Cl2 गैस विल गिव यू 2HCl गैस बेटा। क्लियर है? अब देखो यहां पे एक बात नोट करो कि अगर H2 प्लस Cl2 को आप मिक्स कर रहे हो और जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लो, जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लो, ये रिएक्शन बहुत फास्टली अकर नहीं करती है बेटा। मतलब ऐसा नहीं होता कि रिएक्शन आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बहुत तेज से अकर करेगी एंड यू विल गेट मोर एंड मोर HCl ओवर देयर। नो, दिस इज नॉट द केस। यहां पे प्रेशर का कोई रोल नहीं होता बेटा।
और प्रेशर आप बढ़ा भी रहे हो तो थोड़ा बहुत HCl वहां पे बन जाएगा, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और HCl फॉर्मेशन हो जाएगी वहां पे बेटा। बट जैसे ही आप इस रिएक्शन के ऊपर सनलाइट फॉल करवाओगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करोगे, बहुत जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो जाएगी सडनली विद इन 5 मिनट्स। आप कह सकते हो कि आप लीटर्स ऑफ HCl प्रिपेयर कर सकते हो इफ सनलाइट फॉल्स ऑन दिस रिएक्शन, अगर इस रिएक्शन के ऊपर सनलाइट फॉल करती है बेटा। ठीक है, तो देखो ये सारे फैक्टर थे जो हम ये कहते हैं कि कौन किस किस फैक्टर पे फोटो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है बेटा। तो ये सारे फैक्टर थे जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। नोट कर लो बेटा एक बारी इन सबको। चलो बेटा अब आगे देखते हैं हम। अब देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन concentration of reactant। किस तरीके से जो रिएक्टेंट है वो क्या करेंगे बेटा, कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड करेंगे, उसकी बात करते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, क्लियर है केस। अब देखो बेटा इसमें चलो बात करते हैं इसकी। हम कहते हैं बेटा यहां पे जो केस आ रहा है बेटा, यहां पे हम ये कहते हैं कि इनिशियली क्या होता है, देखो बेटा थ्योरी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। इनिशियली concentration of reactant is very high, so the rate of reaction also very high। ठीक है ना, with as time passage concentration of reactants decreased, so as rate of reaction also decreased। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एंड साथ में क्या होगा बेटा, विद एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। और वहां पे क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होगी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी उस केस के अंदर। डन है। तो देखो क्या इस चीज को इनिशियली दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया, एंड दैट वाज गुल्डबर्ग एंड वागे। दो साइंटिस्ट थे बेटा, गुल्डबर्ग एंड वागे। इन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया एंड दे हैव गिवन अ लॉ। देन they have given a law of mass action, law of
मास एक्शन बेटा, उन्होंने लॉ दिया लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है बेटा। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, उन्होंने डायरेक्टली कहा कि अगर कोई रिएक्शन है A plus B will give you product, then the rate of reaction is directly proportional to the product of the concentration of the reactant in this way. ये क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन है बेटा। इस लॉ ऑफ मास एक्शन को अब एक और तरीके से याद रखना, दिस इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है बेटा, ये क्लियर है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो गया, A plus B will give you product, R is directly proportional to the product of the concentration of the reactant A and B. Now we have to remove this proportionality sign. If we remove this proportionality sign, then we'll get small k, A and B, and this is the law of mass action expression, law of mass action expression. ये जो k है बेटा यहाँ पे, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, और वी कैन कॉल इट वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या है बेटा, वो रेट कांस्टेंट है और वेलोसिटी कांस्टेंट है के। और मैंने आपको डिफाइन करना सिखाया है बेटा कि अगर किसी भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखो हम कहते हैं रेट कांस्टेंट is equal to the rate of reaction, rate constant is equal to the rate of reaction when the concentration of reactants is यूनिटी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी, 1 होंगी बेटा। तो आप बोल दो रेट कांस्टेंट इस तरीके से इसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। अब देखो इस रेट कांस्टेंट की के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बेटा, प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज लिखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ के। पहला कैसे देखो टेस्ट में, हायर द वैल्यू ऑफ के हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा बेटा, क्लियर। और जितनी वैल्यू के की कम होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। सेकंड, के ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। के जो है बेटा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, प्रेशर, इंप्योरिटी, किसी पर डिपेंड नहीं करता। थर्ड लिख देता हूं बेटा मैं, इट डज नॉट, इट बोले तो के रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, प्रेशर एक्सेट्रा, और चीजों पे डिपेंड नहीं करता बेटा, क्लियर है। अब देखो फोर्थ, अ रिएक्शन हैज कांस्टेंट वैल्यू ऑफ के एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ टेम्परेचर, एक टेम्परेचर के ऊपर उसकी जो वैल्यू होती है बेटा दैट इज कांस्टेंट। रिएक्शन के एक रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या होगी बेटा, दैट विल बी कांस्टेंट।
वो कांस्टेंट वैल्यू होगी बेटा वहां पे। क्लियर है केस? अब देखो बेटा, इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं। इसमें मैं आपको डिफरेंशिएट करता हूं कि आर और के में क्या डिफरेंस होता है बेटा। ये सीबीएसई बोर्ड में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर एंड के। आर एंड के, रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है बेटा। ठीक है, देखो चेक करो बेटा। If you talk about the difference between R and K, तो मैं पार्टीशन करके डिफरेंस शो कर देता हूं यहाँ पे। ये आ गया मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज रेट कांस्टेंट। देखो पहले पॉइंट में डेफिनेशन, रेट ऑफ रिएक्शन depends on concentration, pressure, etc. Whereas rate constant क्या होता है बेटा? Rate constant K is equal to rate of reaction when concentration of reactants is unity। ये डेफिनेशन दे दी बेटा, डेफिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हो दोनों। सेकंड देखो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the concentration terms। यहां पे क्या आएगा बेटा? रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन एंड प्रेशर। ये इंडिपेंडेंट होता है। डन। थर्ड देखो बेटा, यहां पे रेट हैज यूनिट ऑलवेज मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ये रेट की यूनिट होगी बेटा। एंड ये याद रखना बेटा, आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द यूनिट ऑफ रेट इज मोल्स पर लीटर पर सेकेंड और ATM per second if the reaction is in gaseous state। ओके, और यहां पे रेट कांस्टेंट यूनिट्स डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसकी यूनिट क्या होंगी? रेट कांस्टेंट के की बेटा। ये डिपेंड करेगा व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। समझ आया केस? तो वो आपको ये ध्यान रखना है इस तरीके से कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसलिए मैंने आपको डिफरेंस कराया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि नेक्स्ट टॉपिक में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कवर करेंगे। डन। तो बेटा आज के लिए देखो इतना ही काफी है, और अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे हम। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ना, कोई डाउट होता है तो फिर हम कल डिस्कस करेंगे डाउट बेटा जूम क्लास के ऊपर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।